तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज 7 फरवरी की सुबह एक बार फिर से 7 बजने वाले हैं और उमंग क्लासेस के करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपका स्वागत है। ठीक, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि तैयारी हमको कुछ इस तरह से करना है कि सारी दुनिया जान जाए। आज खुद से लड़ो, कल दुनिया आपका सामना करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह बात हमेशा दिमाग में रखी। ठीक है कि कहा भी गया है, ठीक, कि एक शब्द सुनते होंगे कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो ज़्यादा काटते नहीं हैं। तो खामोशी के साथ तैयारी करो, क्योंकि जो कम बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं वो कम बनाते हैं, और जो खामोशी के साथ तैयारी करते हैं वही अपने मंजिलों को हासिल करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या, ठीक है, आज का सुविचार आपके लिए है। ठीक है, लिख रहा है कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती। क्या कह रहा है कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों की ही बदलती है। तो जब आप इस क्षेत्र में आगे आ ही गए हैं तो अब पीछे उठ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अपनी किस्मत को बदलने के लिए आज आपको सुबह उठना होगा, अपनी तैयारी को एक निश्चित आयाम देना होगा। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में पहला सवाल क्या आ रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा, जिसका नाम रखा गया है भारत टैक्सी, का शुभारंभ किसने किया। सहकारिता आधारित, ठीक है, किसकी बात कर रहा है कि भारत टैक्सी, तो कह रहा है कि इसका शुभारंभ किसने किया। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि सहकारिता आधारित क्या है। कह रहा है कि मात्र 500 रुपए की शेयर पूंजी के साथ आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, किसका, भारत टैक्सी का। और आप जो है ऐसी टैक्सी के मालिक हो सकते हैं जिसका मात्र 20% सहकार काटेगा। सहकार से तात्पर्य क्या है, जब सहकारिता कहा जाता है तो इसका मतलब समझते होंगे कि सरकार प्लस आम लोग मिलके जिस संघ की बात करें वो क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव, यानी कि सहकारी। ठीक है, तो मात्र 500 रुपये का शेयर पूंजी लगा के आप भारत टैक्सी के मालिक बन सकते हैं। और भारत टैक्सी की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो ये अगले 3 वर्षों का लक्ष्य है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कहां तक, कन्याकुमारी तक, और वहीं पर, ठीक है, पूरब और पश्चिम की बात किया जाए तो द्वारका से कामाख्या तक इसका विस्तार किया जाना है कि अगले 3 वर्षों में संपूर्ण भारत में भारत टैक्सी की क्या हो जाए, शुरुआत हो जाए। और साथ ही साथ इसमें विशेष बल दिया जाएगा किसको, मातृशक्ति पर। किस पर, मातृशक्ति पर विशेष बल दिया जाएगा। और सारथी दीदी के विकल्प को इसमें रखा जाएगा। अभी सारथी दीदी क्या है, ठीक है, जब सारथी दीदी की बात की जाती है कि जब कोई महिला कोई टैक्सी बुक करेगी तो उसे रिसीव करने, ठीक है, एक महिला चालक ही उसे आएगी, जिससे कि मातृशक्ति की सुरक्षा किया जा सके। अब सवाल क्या था कि शुभारंभ किसने किया। पहला नाम लिखा है श्री जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने नहीं, नितिन गडकरी जी, जैसा कि आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि ये तो सड़कों से जुड़े हैं तो शायद ये हो, लेकिन ये भी नहीं। जवाब सही क्या है, श्री अमित शाह। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। तो उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, किसका, भारत टैक्सी का। किसका शुभारंभ किया गया, भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने केमिकल पार्क, अब केमिकल की दृष्टि से अगर जब बात करते हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भारत विश्व में 6ठे स्थान पर, यानी कि अग्रणी देशों में है। यानी कि रसायन के उत्पादन में, केमिकल के उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है, 6ठा स्थान रखता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से इसे और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपए, इस वर्ष के बजट में कितने, 600 करोड़ रुपए, ठीक, किसके लिए रखे गए, केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए। अब सवाल ये है कि इसमें कितने केमिकल पार्क की घोषणा हुई। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि कितने केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे, 3 केमिकल पार्क स्थापित किए। अभी जगहों का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि बजट की बात थी, बजट सत्र भी चल ही रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा। तो कितने केमिकल पार्क, 3 केमिकल पार्क की क्या की गई, चर्चा किया गया। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा एक त्योहार है थाई पूसम त्योहार, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। किसकी बात कर रहा है, थाई पूसम त्योहार की बात कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। तो पहले ही बात को समझिएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, तो भगवान मुरुगन से जुड़ा हुआ है। मुरुगन किसे कहा गया है, तो कार्तिकेय को कहा गया है। शिवपुत्र कौन, कार्तिकेय को कौन सा भगवान कहा जाता है, मुरुगन भगवान कहा जाता है।
तो विशेषतः दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में भी कौन से राज्य से? तो थाईपुसम जुड़ा हुआ है दक्षिण भारत के एक विशेष राज्य जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। कौन से राज्य से? तमिलनाडु से। ठीक, कब मनाया जाता है? तो माघ माह की पूर्णिमा पर। कब? माघ माह की पूर्णिमा पर। ठीक, इसका आयोजन किया जाता है। और आप जानते हैं कि माघ माह जो है, अभी माघ मेला का समय चल रहा था, 14 जनवरी से शुरू हुआ था, आपने देखा हुआ, मकर संक्रांति से, यानी विशेषतः यह पूर्णिमा, ठीक है, जनवरी या फरवरी में आती है। साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों में भी मनाई जाती है जहां तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे कि एक देश कौन सा? सिंगापुर में भी मनाया जाता है। ठीक है, मलेशिया में भी मनाया जाता है, श्रीलंका में भी मनाया जाता है। ठीक, तो एक प्रमुख त्योहार है कौन सा? और भी कई सारे, इंडोनेशिया जैसे, मॉरिशस जैसे देशों में भी मनाया जाता है। तो किसकी बात? थाईपुसम त्योहार कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु आजकल आए दिन चर्चा में रहता है, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विवादों को लेकर, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ठीक है, तो आप जानें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? M.K. स्टालिन हैं। क्या नाम है जिनका? M.K. स्टालिन जिनका नाम है। और वहीं पर वहां के राज्यपाल कौन हैं? तो R.N. रवि हैं। कौन हैं? R.N. रवि क्या हैं? वहां के राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में फिर से एक बार विवाद हुआ जब तमिलनाडु के बजट सत्र से बाहर हो गए कौन? राज्यपाल R.N. रवि। कहा कि राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य की बात किया जाए तो तमिलनाडु, ठीक, भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला नीलगिरी का सर्वाधिक पार्ट कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, याद ये भी रखना है कि तमिलनाडु में ही गुंडी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। किस राज्य में? साथ ही साथ जो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये भी किस राज्य से जुड़ा है? तो ठीक, तमिलनाडु राज्य से जुड़ा है। ठीक है, तो बात किसकी हो गई? और एक विवाद भी चलता रहता है एक नदी के पानी को लेकर, जिसको हम कहते हैं कावेरी जल विवाद, जो विशेषतः दो मुख्य राज्यों, वैसे तो केरल भी इसमें पार्ट होता है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चलता है, जो लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट में तीसरे का जवाब हो गया तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। चौथा नंबर क्या कह रहा है? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता? किसकी बात कर रहा है? प्रो रेसलिंग लीग, ठीक, 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता? प्रो रेसलिंग लीग 2026 भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा आयोजित होता है। तो याद रखें कि यह किसके द्वारा प्रायोजित है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ। संजय सिंह जिसके अध्यक्ष हैं, लेकिन आप ज्यादातर चर्चा सुनते हैं एक व्यक्ति का जो कई बार विवादों में भी रहे हैं, ठीक है, ब्रजभूषण सिंह, जो कि लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे। इन कुछ आरोपों के चलते उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया और बाद में जो है संजय सिंह जो है क्या बने? इसके अध्यक्ष बने। इसके द्वारा आयोजित होता है प्रो रेसलिंग लीग। और यह इस बार का संस्करण कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है, जिसका आयोजन 11 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में नोएडा इंडोर स्टेडियम में, कौन सा स्टेडियम? नोएडा इंडोर स्टेडियम में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम फाइनल मुकाबले में, ठीक है, हरियाणा थंडर्स ने किसको हरा दिया? दिल्ली दंगल्स वॉरियर को हरा दिया। यानी कि विजेता टीम कौन सी है? विजेता पूछा है तो कौन सी टीम है? हरियाणा थंडर्स ने। किसे हराया है? तो हराया है किसको? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है? 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया? बजट की बात की गई है तो इस बात को ध्यान दें कि भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा पेश हुआ था? जेम्स विल्सन। ठीक है, ये पहला बजट, ठीक, जो कि औपनिवेशिक काल में पेश किया गया था। ठीक है, पहले आम बजट और रेल बजट एक साथ ही पेश हुआ करते थे। 1920 में एक समिति बनी, एक वर्ष समिति, जिसकी रिपोर्ट 1924 तक आई और उसी समिति के आधार पर 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया। वह आम बजट को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। आम बजट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद देश आजाद हुआ और R.K. षणमुगम सेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बजट लगातार आयोजित होता रहा। भारत में सबसे
ज्यादा बार, अभी तक तो उन्हीं व्यक्ति का नाम है, सबसे ज्यादा किसने बजट पेश किया है, तो नाम है जिनका पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। भारत में सबसे लंबा यानी सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने। ठीक है, वर्तमान अगर बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी का, ठीक है, किसकी बात किया जाए, निर्मला सीतारमण जी का, तो ये उनका लगातार नवा बजट है। लगातार कौन सा बजट है, नवा बजट पेश किया किसने, ठीक है, वित्त मंत्री। ठीक है, और एक महिला के तौर पे सबसे ज्यादा, इसके पहले एक ही महिला ने बजट पेश किया था जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। तो बजट की पूछा है कि कितनी राशि का बजट, वैसे बजट पे एक स्पेशल क्लास भी की जाएगी जिसमें सारे फैक्ट्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, बजट की बात किया जाए तो बजट इस बार की घोषणा हुआ 53,47,315 करोड़। कितना, 53,47,315 करोड़ जो है। इसमें से अगर सवाल ये भी आ जाए कि रेल मंत्रालय को कितना मिला, रेल मंत्रालय को, तो 2.75 लाख करोड़ किसके लिए दिया गया, रेल मंत्रालय के लिए। एक शब्द और आता है कि राजकोषीय घाटा कितना रखने की, यानी कितने का अनुमान इस बार किया जा रहा है, तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का, यानी कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट, 4.3%। ठीक है, ये अनुमान है कि इससे ज्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि वित्त आयोग कहता है कि 3% से ज्यादा बढ़ने न दिया जाए। वहीं ग्रोथ रेट की बात 7 से 7.5% अनुमानित किया गया है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 39वां भारतीय चमड़ा मेला कहां शुरू हुआ। चमड़ा नाम ही आया है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चमड़ा तो भारत का केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तुरंत आप सुनते हो कानपुर दिमाग में आ जाता है, लेकिन केंद्रीय पूछा है तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तो चेन्नई में है। कहां पर है, चेन्नई में है। ठीक है, किसकी बात, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र की। इसके अलग अलग क्या क्षेत्रीय इकाइयां हैं, उन क्षेत्रीय इकाइयों में, यानी कि इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, अब कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए कि कानपुर क्यों नहीं लगाना है, क्षेत्रीय केंद्र पूछेगा तो इसमें एक तो हो जाए अहमदाबाद गुजरात में, उत्तर प्रदेश में कानपुर हो जाए, मध्य प्रदेश में जबलपुर हो जाए, ठीक, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता हो जाए। इसकी क्या है, क्षेत्रीय इकाइयां हैं किसके, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की। तो हाल ही में चमड़ा मेला का आयोजन कहां किया गया, चेन्नई में किया गया। जवाब क्या हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो जब बात करते हैं एक खेल जिसका नाम है लॉन टेनिस, लॉन टेनिस की जब बात की जाती है तो याद रखें इससे जुड़ी हुई सबसे प्रमुख प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम होती है। क्या होती है, ग्रैंड स्लैम होती है। और एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो 4 होते हैं सर। पहला होता है कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका फ्रेंच ओपन, जिसको रोला गैरा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि लाल बजरी पे खेला जाता है। तीसरा हो जाता है आपका विंबलडन, ग्रास कोर्ट पे खेला जाने वाला। और चौथा जो है कौन सा ओपन हो जाए, यूएस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो 4 प्रतियोगिताएं होती है, जिससे सबसे जनवरी माह में ही जो प्रतियोगिता होती है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है। याद रखिएगा अधिकांश पिछले साल भी ऐसा रहा, एक बार कार्लोस जीतते हैं, ठीक है, 2 ही नाम, एक बार जानिक सिनर जीतते हैं। ठीक, तो अभी इसकी बात करें तो इस साल की शुरुआत किसने किया है, तो इस साल की शुरुआत किया है किसने, तो कार्लोस अलकराज ने, जो कि विजेता हैं। और उप विजेता यानी हराया किसको है, ठीक, तो वह व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा खिताब जीता, जिनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविक। नोवाक डी साइलेंट हो जाता है तो नोवाक जोकोविक हम पढ़ते हैं। इनको हराकर किसने जीता है, कार्लोस अलकराज ने जीता है। वहीं पर रिबाकिना ने, किसने, यानी अगर जब महिला की बात किया जाएगा कि महिला वर्ग में किसने जीता है, ठीक, तो ई रिबाकिना ने जीता है किसको हराकर, तो ठीक है, तो आरेना सवालेंका को हराकर। तो पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं, कार्लोस अलकराज, किसको हराकर, नोवाक जोकोविक को हराकर। महिला वर्ग में कौन जीती हैं, रिबाकिना जीती हैं, किसको हराकर, तो आरेना सवालेंका को हराकर। चलिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, याद रखेंगे एक साल में। आगे बढ़ते हैं।
चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया? ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में काम करने वाले क्षेत्रों को आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए एक सेंटर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो एसबीआई द्वारा। ठीक है, एसबीआई द्वारा। एसबीआई की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, जो मूल रूप से, ठीक है, क्या कहलाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले ये क्या कहलाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसका ये नाम पड़ा था। उसके पहले ये 3 अलग अलग बैंकों के रूप में जानता। 1806 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ मद्रास और 1843 में जो है बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये 3 बैंक मिल जाते हैं और 1921 में बन जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चल के 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और नाम बन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई की एक अनुषंगी इकाई भी बन जाती है। जब आरबीआई ना कार्य करे तो कौन कार्य करता है? एसबीआई। देश का सबसे बड़ा, ठीक, अनुसूचित बैंक कौन सा? एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई ने शुरू किया है चक्र नाम से क्या, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्या की है, शुरुआत किया है, ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक, ऐसे क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ? ठीक है, आसान सा सवाल है क्योंकि हर बार होता रहता है, तो आप जानते ही हैं। तो ये कहां पर? फरीदाबाद में। हरियाणा की कौन से शहर में? फरीदाबाद में आयोजित हुआ कौन सा? 39वां सूरजकुंड मेला जो है। ठीक है, इस मेले में अगर पूछा जाए कि भागीदार राज्य यानी थीम राज्य कौन है? थीम राज्य, तो इस वर्ष के थीम राज्य एक उत्तर से और एक पूर्व से, यानी उत्तर से उत्तर प्रदेश यानी यूपी और पूर्व से कौन? मेघालय। ये 2 राज्यों को इस बार थीम राज्य बनाया गया। वहीं पर अगर भागीदार स्टेट की बात करता है यानी साझेदार देश की बात करता है, तो इस बार की साझेदार देश के रूप में चुना गया है किसको? तो मिस्र को चुना गया है। नील नदी के वरदान वाला देश कौन सा? मिस्र को चुना गया है क्या? साझेदार देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, किससे जुड़ा है? शिल्प कला से। शिल्प कला के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये उत्सव है। ठीक है, कौन से नंबर का है? 39वें नंबर का है। 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1987 से प्रत्येक वर्ष हो रहा है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जिसमें इस साल का थीम राज्य रहे यूपी और मेघालय और साझेदार देश रहा कौन सा? मिस्र रहा। तो जवाब क्या हो जाएगा? फरीदाबाद, जो कि पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। यमुना नदी के तट पर बसा एक जिला। रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? प्रत्येक वर्ष होता है संतरा महोत्सव, भी पूछ तब भी आप लगा सकते हो। इसका आयोजन हुआ पूर्वोत्तर के एक राज्य में जिसका नाम क्या है? नागालैंड, जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। तो कोहिमा से 7 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम क्या है? रुसोमा, वहां पर आयोजित हुआ कौन सा महोत्सव? तो संतरा महोत्सव का क्या हुआ? वहां पर शुरुआत की गई। जब संतरा महोत्सव यानी नागालैंड आया है, तो नागालैंड में दिसंबर में जो उत्सव होता है, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा? 10वां सवाल कि संतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो उमंग क्लासेस आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को, विशेषतः एक दिवसीय परीक्षाएं, जो लोग यूपीपी का एग्जाम देने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, या अभी इसी महीने में एएलपी का एग्जाम देने वाले हैं, अगले माह में टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएसआई देने वाले हैं, आपके लिए ये क्लासेस इतनी ज़्यादा उपयोगी, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है, 10 से 12 से 15 मिनट के अंदर ही आपके 10 सवाल और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके भी आप रोज के रोज करते जाएंगे, तो आपकी तैयारी को एक निश्चित आधार मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं मनीष सिंह। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।